सर भी हमें कर तो दिन सकते वाला हैं। सूट करता है, हम भी जॉब करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। स्लाइड शो हो रही हैं जी आप लोगों को? जी सर। यस जन सर। यस सर। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ रहे हैं और अगला जो मेथड है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं, सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो सकता है टीचिंग का? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से सोच के बताना है और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। जी सारे सोचें, 1 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी सोचें फिर बताएं कौन सा हो सकता है आपके ख्याल में। सर मेरे ख्याल में लेक्चर मेथड। लेक्चर सर मेथड, मेरे ख्याल में एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी मेथड, मेथड सही सर है। एक्टिविटी 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 मेथड। यस सर और एक्टिविटी मेरा मेथड। ख्याल है ब्रेनस्टॉर्मिंग सर मेथड। एक पीटी लेक्चर मेथड। हम्म अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ऑप्शन में नहीं था। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑप्शन में नहीं था, ना ही आपने। अच्छा, ये जो लेक्चर वाले थे, ये लेक्चर मेथड क्यों कह रहे हैं? को वजह बताएं उसकी, एक वजह। शाबाश। सर हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं और फैसिलिटीज़ कम होती है, सहूलियत कम होती है, तो हम्म इसलिए लेक्चर मेथड सही है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यस सर, एक्टिविटी सर यही एक्टिविटी ऑप्शन देने वाली थी। चलें ठीक पॉइंट। है। सर ओके, अच्छा एक्टिविटी वाले जो हैं वो, जी क्योंकि ये बच्चा डिस्कवर कर 75% लेता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। हम्म सर जो चीज बच्चा अपने हाथ से कर लेता है वो उसे बहुत देर तक याद रहती है। और कोई एक्टिविटी और, मेथड। कोई और किसी को कोऑपरेटिव मेथड नहीं पसंद आया? इतना अच्छा मेथड है वो, नहीं पसंद आया किसी को? हम्म अच्छा, ये जो एक्टिविटी अभी हमने की है ना, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जिसमें टीचर टॉपिक दे देता है, बच्चों से कहता है सोचो, वो सोचते हैं, फिर उन्हें कहता है कि जी अपने पॉइंट्स मेरे साथ, माइक ऑफ करें, मेरे साथ शेयर करें। बच्चे वो पॉइंट्स ना उस्ताद के साथ शेयर करते हैं। अब देखिए, मैंने ना लेक्चर वाले को कहा आप गलत हो, ना एक्टिविटी वाले को, ना कोऑपरेटिव वाले को। तो उस्ताद विदाउट क्रिटिसिज्म उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके की पॉइंट्स लिखता चला जाता है और एंड पे उसको समराइज़ कर देता है। ठीक है, लेकिन किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। इस मेथड का फोकस ये होता है कि बच्चे, एक तो उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइडियाज़ आएँ, और उन आइडियाज़ की बेस पे बच्चे को हम क्या करें, किसी भी जो भी टॉपिक हमारा है वो उसको बच्चे को समझाएं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है। टूल ऑफ द टीचिंग यूज बाय द टीचर इन विच मैक्सिमम और ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट बाय रिस्पॉन्डिंग और प्रेजेंटिंग व्यूज़ ऑन अ वन टॉपिक। सवाल था, उस पर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। दिस टेक्निक इनकरेज न्यू आइडियाज़ अमंग द स्टूडेंट्स। किसी ने कहा लेक्चर अच्छा है इसलिए अच्छा है, किसी ने कहा एक्टिविटी अच्छा है इसलिए अच्छा है। और प्रोसेस टू obtain द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ नाउन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें होता क्या है कि इट इज़ अ लार्ज or small group of activities that encourage the student to focus on a topic and contribute to free flow of ideas। फ्री फ्लो से मुराद कोई रुकावट नहीं है, जो मर्जी उसके जहन में आता है उसने सोचना और बताना है। ठीक है, तो ये स्मॉल ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है, लार्ज ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, रिसर्च करता है, सोचता है, आइडियाज़ को कंबाइन करता है, फिर सोल्यूशन अपने माइंड में निकालता है और फिर यानी दिमाग में बल्ब जलाता है। इस तरह से टीचर बिगिनस द सेशन बाय पोजिंग अ क्वेश्चन, प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, जैसे मैंने किया। स्टूडेंट देन एक्सप्रेस द पॉसिबल आंसर, रेलिवेंट वर्ड्स एंड आप लोगों ने अपने पॉसिबल आंसर दिए, रेलिवेंसी बताई। द कंट्रीब्यूशन इज़ एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म और जजमेंट। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप गलत हो, आप सही हो। कंट्रीब्यूशन जिसने किया उसको मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश। और एंड पे हम समराइज़ कर लेते हैं, समरी एंड पे है। ड्यूरिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई क्रिटिसिज्म, एंड पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में एक्टिविटी मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है,
These ideas are examined usually in an open class discussion. ओपन क्लास जैसे अभी थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैंने सबसे ही कहा बताएं। अब साफ ज़रा है कि 100 बंदा यहाँ पे है तो हम 20 सेकंड भी एक बंदे की बात सुने तो 30 मिनट तो हमारे लग जाने थे। तो बात करने का मकसद कि क्लास में टीचर इनक्रेज करता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। अब ये जो डिस्कशन है ना, ये दो तरह से होती है, इंडिविजुअल या ग्रुप। इंडिविजुअल में हर बंदा अपना अपना आइडिया सोचता है, टीचर के साथ डिस्कस करता है। ग्रुप में ग्रुप बना दिए जाएंगे, वो सोचेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं? प्रिपेयर द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो पोज अ प्रॉब्लम, अ क्वेश्चन, ठीक है। गाइड द डिस्कशन, टीचर गाइड करेगा। एंड देन एनालाइज द आइडियाज़, एंड पे फिर उनका एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, आपने कभी ये नोट किया हो, ये मतलब स्कूल कॉलेज में तो शायद बहुत कम एक्सपीरियंस आपका हुआ होगा, ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी आर्ट दिखाते हैं आर्ट गैलरी के अंदर, तो इस तरह वो आर्ट लगी होती हैं दीवारों के ऊपर, लोग उनके पास जाके एक एक आर्ट को देख रहे होते हैं। ऐसा कभी ऑब्ज़र्व किया या ख़ुद कभी गए हो मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की पेंटिंग आर्ट देखने के लिए? टीवी ड्रामों में देखा है, टीवी ड्रामों में देखा होगा। नहीं, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते रहे हैं उन्होंने कम से कम ज़िंदगी में एक आध बार तो देखा ही होगा। बहरहाल इसी तरह की एक एक्टिविटी होती है, उसको हम कहते हैं कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें क्या करता है कि टीचर ना मुख्तलिफ टॉपिक को डिवाइड करके, या एक ही लेक्चर के 2-3 टॉपिक्स हैं तो वो मुख्तलिफ मतलब डेफिनीशन है, उसके नीचे कोई पिक्चर लगा दी, आगे एग्जांपल है उसके नीचे कोई पिक्चर लगा दी, या कोई विजुअल अटैच कर दिया उसके साथ, कार्ड्स पे, चार्ट्स पे, मतलब इस तरह से ये जैसे ये आप देखेंगे पेस्ट हुए हैं बोर्ड के ऊपर, तो बच्चे जाएंगे और वो उनको रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो यानी उन टॉपिक्स को जो भी वहाँ पे मेंशन है, क्वेश्चन मेंशन है, टॉपिक, उनको वो विज़िट करेंगे उधर ही जहाँ पे वो पेस्ट किए हुए हैं, और फिर उसके बारे में सोचेंगे और टीचर को शेयर करेंगे। इसको कहते हैं कैरोसल ब्रेनस्टॉर्मिंग। When the subtopics or question about a topic are pasted throughout the room, student group brainstorm as they visit each of the subtopic. अच्छा, अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे माइंड में हो कि जी आप लोगों ने सोचना है कि को एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, और आप सब लोग जो है ना को एजुकेशन की हमायत पे सोचना शुरू कर दें और बोलना शुरू कर दें। अब जो चीज़ मैं सोच रहा था वो क्या थी कि आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बताएं, आप उसकी उल्टा डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसमें स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है ना, या जो एग्जांपल्स उनको दी जाती हैं कि इसके अकॉर्डिंग सोचें और बताएं, वो उसके रिवर्स चल पड़ते हैं, अपोजिट। इसको कहते हैं नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिवर्स वो आइडियाज़ जनरेट करेंगे। अच्छा, अभी हमने बात की है कि टीचर एंड पे एनालिसिस करता है। ये कावाकीटा जीरो थे, तो इसने एक मेथड दिया। इसने कहा कि उस्ताद क्या करता है कि जो डिस्कशन हम करते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, जो आंसर दिए जाते हैं क्लास को या टीचर को ग्रुप की तरफ से, कंसर्न ग्रुप की तरफ से, तो टीचर क्या करता है, ग्रुप 1 ये उसके की पॉइंट्स लिख दिए, ग्रुप 2 के लिख दिए, ग्रुप 3 के बोर्ड के ऊपर, ठीक है। यानी समरी बना के उस्ताद क्या करता है, उस ग्रुप के की आइडियाज़ की समरी बना के बोर्ड के ऊपर लिखता है। उस समरी को जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की होती है, इसको केजे मेथड, कावाकीटा जीरो मेथड या फिर अफिनिटी डायग्राम कहा जाता है। ये समझने प्रोडक्ट होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड की, ठीक है। यानी वो सारी समरी, खुलासा, प्रोडक्ट, आउटपुट, ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। द पर्पज़ ऑफ द अफिनिटी डायग्राम इज़ टू जनरेट, ऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस, कम्प्लेक्स इशू, यानी जो कुछ डिस्कस आपने की है उसको समराइज़ करके आप इस तरह बनाते हो स्ट्रक्चर उसका, तो इसको केजे मेथड या अफिनिटी डायग्राम बोला जाता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपके घर में जो है ना वो एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये कौन सी मोड ऑफ एजुकेशन में आएगा, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल? सर इनफॉर्मल। फॉर्मल अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ये इनफॉर्मल है? मैंने तो एग्जांपल नहीं दी थी ये वहाँ पे जब आप
पढ़ सर रहे ये ना ही कि कोई किसी इंस्टीट्यूट में हो क्योंकि रही इसमें ना कोई सर ये इदारा घर है में ना पढ़ा कोई। रहे होते हैं बच्चे जी इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट में हम्म, नई लर्निंग कर रहे हैं इस वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे आपने कंक्लूजन ड्रा कर लिया, और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप जो है ना उसकी बेस पे कोई एग्जांपल आपको दी जाए तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं अपने कॉन्सेप्ट को। मैं यही समझ रहा हूँ, ये मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आप जी लोगों सर। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर। को कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसी का नाम होता है एलिसिटेशन, कि बजाय इसके कि उस्ताद बच्चे को बताए कोई बात, तो ये डिस्कवरी जो हमने मेथड पढ़े हैं वो भी एलिसिटेशन। या माइक ऑफ रखें। तो इसका मतलब ये होता है कि बजाय इसके कि टीचर एक्सप्लेन करे, वो बच्चे को ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करे कि एक्सप्लेनेशन टीचर ना दे, बच्चा दे उसको। एलिसिटेशन मीन्स टू ड्रा आउट, इसको स्टिमुलेंट भी कहा जाता है। इट इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ सकती हैं कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। इट enables द टीचर टू गेट लर्नर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो इन्फॉर्मेशन दें उस्ताद को, ना कि उस रादर देन गिवन इट टू देम, ना कि उनको इन्फॉर्मेशन उस्ताद की तरफ से दी जाए। मिसाल के तौर पर क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ होता है इसमें। अभी मैंने क्या किया है, क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ किया है। इसमें उस बच्चा क्या करता है, आप बच्चे हैं इस वक्त, लर्नर इज़ एबल टू लिंक प्रीवियस नॉलेज। अब वो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। एग्जाम्पल आके पूछ रहा हूँ मैं छठे लेक्चर में, आप क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो पहले लेक्चर की कॉन्सेप्ट को छठे लेक्चर की एग्जाम्पल में। लर्नर इज़ एबल टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू वन, एंड लर्नर ड्रा द की पॉइंट फ्रॉम द न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस लर्निंग। वो प्रीवियस लर्निंग के बेस पे नए कॉन्सेप्ट के को समझ भी जाता है और उसके की पॉइंट्स भी ड्रा कर लेता है। तो मकसद किसी भी टॉपिक को आप क्या करते हैं, उसके की पॉइंट्स खुद ड्रा कर लेते हैं, अपने माइंड में एक आइडिया बना लेते हैं कि इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आस्क सेंसिबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनकी कोई सेंस भी बनती हो। गिव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड सिंपली वेट। अलाउ स्टूडेंट टू डिस्कस इन पेयर्स आर 3, या फिर ग्रुप की शक्ल में, और फिर उस्ताद को रिपोर्ट करेंगे। ये एलिसिटेशन होती। उसके बाद है जी मॉडल एलिसिटिंग एक्टिविटीज़। पंजाब के अंदर ना 2004-5 में ना, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत यहाँ पे थी, उस वक़्त की बात है कि रिटायर जो फ़ौजी है ना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट पंजाब ने बनाया था, PMIU, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। वहाँ पे इन्होंने ना रिटायर फ़ौजी भर्ती की है, अभी तक काम चल रहा है उन पे, इस प्रोजेक्ट पे। तो उनको MEAs का नाम दिया गया, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट। ठीक है, वो स्कूल के अंदर आके मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट। तो ये एब्रिविएशन आ सकता है पंजाब वालों का अगर कोई पेपर हुआ तो उसमें। अच्छा, अब देखें उसी से मिलता जुलता एक और एब्रिविएशन है, मॉडल एलिसिटिंग एक्टिविटीज़, ये भी MEAs हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ बता रहा था। अब मॉडल एलिसिटिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दैट आर डिज़ाइन टू इंगेज स्टूडेंट इन डेवलपिंग मैथमेटिकल और साइंटिफिक मॉडल्स टू सॉल्व द कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मॉडल्स बनाते हैं बच्चे, मॉडल्स मतलब वो जो हमने प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा था वो वाले मॉडल। ठीक है, उसमें मॉडल बनाते हैं, और ये मॉडल रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना बच्चे के, साइंस या मैथ के हवाले से। मिसाल के तौर पर सुइयों वाली घड़ी बना दी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, चार्ट के ऊपर वो बना दिया, पैनाफ्लेक्स उसका बनवा लिया। ठीक है, मतलब साइंस और मैथ के वो प्रॉब्लम्स जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते, करते, सुनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने बच्चे को समझाना है कैसे, थ्रू मॉडल्स। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडल एलिसिटिंग एक्ट। अब है ये भी एलिसिटेशन, लेकिन अब इसमें बच्चा सारे कॉन्सेप्ट को कैसे समझेगा, थ्रू मॉडल्स। ठीक है, उन मॉडल्स के ज़रिए बच्चा कॉन्सेप्ट ले लेगा। ठीक है, साइंस का या फिर मैथ का, इसको कहते मॉडल एलिसिटिंग एक्टिविटीज़। एलिसिटेशन को याद रखिएगा। अब उसके बाद है जी माइंड मैप।
अच्छा, एक सवाल आप बताइएगा उसका जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं मोड्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, तो किस सीक्वेंस में बताएंगे? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, सर इनफॉर्मल। 3 फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन नॉन फॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल। अच्छा, ये जो इनफॉर्मल। फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल बता रहे हैं, माइक ऑफ कर दिया करें, मैंने लगाया होता है यार, ये बड़ा मतलब हैवी किस्म का ना माइक, और वो मेरे कानों में फिर बड़ी इरिटेशन होती है। आप लोग तो सुन रहे होते होंगे शायद वैसे ही, तो ये जो हल्की सी आवाज़ होती है, तो मेरा ये जो माइक है ये मतलब अच्छी क्वालिटी वाले हैं, तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, तो इसलिए फिर मेहरबानी किया करें। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि ये जिन्होंने मुझे ये जवाब दिया है कि जी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो उनको चीज़ याद है, ये एक पहला ऑप्शन हो सकता है कि भाई याद है तो इसलिए उन्होंने इसी तरतीब से बताए। दूसरा ये है कि उन्होंने स्लाइड भी इसी तरतीब से देखी थी, और जब बाद में बुक या नोट से पढ़ा था वो भी यही तरतीब थी, और उनके माइंड में वो एग्जांपल्स, वो पिक्चर्स भी हैं अभी तक जो स्कूल की मैंने दिखाई थी, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक पिक्चर लगी हुई थी वगैरह वगैरह, वो भी उनके माइंड में उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उन्होंने देखी थी। तो इसमें कोई मुझे बता सकता है कि किसी का दूसरा जो मैंने ऑप्शन दिया है, किसी ने उस कॉन्सेप्ट की बेस पे जो जवाब दिया है मुझे अभी? जी सर, सेकंड ऑप्शन जो आपने बताया है उसकी बेस पे मैंने आंसर किया था। इसका नाम होता है माइंड मैपिंग। यानी आप किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हो ना, अब मैं अपनी बात करूं तो किसी एक बुक से एक चीज़ मैंने पढ़ी है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर उसमें मज़ीद मतलब उसी को दोबारा रिवाइज़ करना है, उसी जगह से जाकर पढ़ो। उसकी वजह क्या होती है कि माइंड में एक मैप सा बना होता है, वो स्ट्रक्चर बना होता है उस इन्फॉर्मेशन सारी का, ठीक है, वो लिंक करता है बंदा उस पेज को, उस पिक्चर को। सर जब हिफ्स करते हैं हम लोग, तो उसमें भी स्पेसिफिकली 16 लाइनों वाला कुरान पाक लिया जाता है, और जब हम सुनाते हैं जुबानी तो वो लाइन हमारी आंखों के सामने चल रही होती है, हाँ, हमें ये पता होता है फलां लाइन पे फलां वर्ड है। इसी को कहते हैं माइंड मैपिंग। आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ये एजुकेशन है, उसके आगे जो है ना उसकी 3 टाइप मोड्स हैं या टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। आगे फॉर्मल की ये खूबियाँ हैं, नॉन फॉर्मल की ये हैं, इनफॉर्मल की ये हैं, उनकी एग्जांपल्स ये हैं, उनकी ये है, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ एजुकेशन, आगे उसके मोड्स ऑफ एजुकेशन, आगे उनके एग्जांपल्स वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं माइंड मैप इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन अ सेंट्रल थीम एंड थिंकिंग ऑफ द न्यू एंड रिलेटेड आइडियाज़ विच रेडिएट आउट फ्रॉम द सेंटर। एक सेंट्रल आइडिया है एजुकेशन, उसके बाद उससे कौन कौन से आइडियाज़ निकलते हैं, ये हम लिख के फिर अपने माइंड में उसको स्टोर करते हैं, या कहीं से पढ़ के उसको स्टोर करते हैं। द टेक्निक इज़ यूज टू डेवलप न्यू आइडियाज़ आर टू ब्रेक डाउन एंड बेटर अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये ना हमने अभी उसमें पढ़ेंगे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, हमने शायद पढ़ ली है, तो उसमें भी था ये माइंड मैपिंग, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक मेन आइडिया है, उससे आगे उसकी टाइप्स हैं, उसकी टाइप, अब जैसे देखें ना साइंस है तो उसकी ब्रांचेस हैं, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है। अब आगे उनकी टाइप्स, मतलब उनकी टाइप्स, दिमाग में किसी चीज का नक्शा बन जाना, नक्शा बनाना, यस, सिंपली किसी चीज़ का नक्शा बनाना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Whether developing new ideas or organizing existing information, mind map help you to see how information fits together, how topic कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माइंड में एक डायग्राम होती है, बेसिकली हम इस तरह की कोई डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, ये फिर कॉन्सेप्ट देर तक याद रहता है। बहुत से लोगों का ये होता है कि वो की पॉइंट्स लिखते हैं, और जब वो पेपर में बैठे होते हैं ना, पेपर लिख रहे होते हैं, तो वो जिस रफ पेज के ऊपर उन्होंने हेडिंग्स लिखी होती है ना, तो वो साथ साथ, जैसे एक फ़ीमेल बता रही थी कि जो कुरान मजीद की लाइन हम सुना रहे होते हैं तो उस आँखों के सामने जैसे वो रील चल रही है, तो इस तरह वो बंदा या बंदी जब सवाल हल कर रहे होते हैं तो उसके सामने भी वो की पॉइंट्स आ रहे होते हैं कि ये पहला था, दूसरा, तीसरा, तो वो उसने एक मैप बनाया होता है। उसके बाद है जी फील्ड ट्रिप्स, इनको एक्सकर्शन या फील्ड स्कूल ट्रिप्स भी कहा जाता है, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को नॉर्मल क्लास से बाहर से मुराद आप स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, चार दीवारी के अंदर, स्कूल के बाहर
किसी ज़ू में, किसी कॉलेज में, किसी हिल एरिया में, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे कहीं भी लेके जाते हैं तो बेसिकली आप क्लासरूम छोड़ चुके होते हैं उस टाइम। तो क्लासरूम से बाहर किसी भी ऐसी चीज़ जगह का विज़िट जो कि बच्चे के लिए जो है ना वो उसकी लर्निंग में उसको क्या करे, कम्प्लीमेंट्री हो उसकी लर्निंग के, तो ऐसे विज़िट को फील्ड ट्रिप्स, फील्ड विज़िट या एक्सकर्शन कहा जाता है। विज़िट टू एन आउटसाइड एरिया, visit to an outside area of the normal classroom by a teacher and student for the purpose of first hand observation। फर्स्ट हैंड, अब मिसाल के तौर पर हमने उनको प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो बाहर आके उनको दिखाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। फर्स्ट हैंड, अब फर्स्ट हैंड हम जब मोबाइल लेते हैं ना नया, हम कहते हैं फर्स्ट हैंड है, पहली मरतबा आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी से ओल्ड यूज़ लिया तो हम कहते हैं सेकेंड हैंड है, ये किसी ने लिया था उससे मैंने ये गाड़ी ये मोबाइल लिया, ये सेकेंड हैंड हो गया। इसी तरह बच्चा जब खुद जाके डायरेक्टली अपने हाथ से करेगा, अपनी आंखों से देखेगा, अपने कानों से सुनेगा उस चीज़ को, वो उसकी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। उसको किसी किताब के अंदर पढ़ेगा, किसी टीचर से सुनेगा तो वो सेकेंड हैंड हो जाएगी। तो इसमें बच्चे को फ़र्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मल क्लासरूम को बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो इससे बच्चे न्यू कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंसेस से जो कि क्लास में उनको नहीं बताए समझाए जा सकते, वो वहाँ जाके बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो टू प्रोवाइड द रियल लाइफ सिचुएशन फॉर द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रियल लाइफ सिचुएशन को बच्चे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके अबाउट लेते हैं। सप्लीमेंट्री होता है जी ये फील्ड ट्रिप क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के। सप्लीमेंट्री से मुराद ये है कि उनको स्ट्रेंथन कर देते हैं जी। क्या स्लाइड शो नहीं हो रही सर? स्लाइड इधर मेरी तरफ से तो मैं डिस्प्ले करी हुई है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं, डिस्कवरी नहीं कहते इसको। टू वेरीफाई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यानी क्लास से बाहर किसी भी पर्पज़ के लिए जाना तो वो फील्ड ट्रिप्स होते हैं। अगर बाहर जाकर कुछ नॉलेज डिस्कवर बच्चा खुद कर रहा है तो वो फिर डिस्कवरी होता है। ये इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप कह सकते हैं। तो अच्छा, इसमें ना 20 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर का होना, अगर स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो ट्रिप पे जा रहे हैं तो 20 बच्चों के लिए एक टीचर का होना ज़रूरी होता है। हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं फील्ड ट्रिप्स के लिए? फार्म हाउस पे, किसी मीडो चरागाह पे, ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाकों में होती हैं। म्यूज़ियम, अजायब घर में, ज़ू चिड़ियाघर में, फॉरेस्ट जंगल में, किसी इंडस्ट्री में, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे। एडवांटेजेस इसके वही हैं जो हमने इसके पर्पस देखे थे पिछली स्लाइड पे। तो फील्ड ट्रिप्स एक्सपेंसिव हैं, इसमें बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन, बच्चा जो उस फील्ड में जाके जो कुछ देखता है ना वो उसकी फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। बच्चा वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स जो कुछ देखता है उसकी नेचुरल सेटिंग में, वो उसकी फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद एक टर्म है फिश बोन। फिश बोन से मुराद ये होता है कि एक चीज़ के साथ पीछे कितनी चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है। एक जैसे हम कहते हैं ना, कोई बंदा वो जी उसने CSS कर लिया, उसने ये इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया, ये जॉब उसको मिल गई, ठीक है। तो अब हम वो सिर्फ बज़ाहिर हम उसकी वो देख रहे होते हैं कि उसकी सक्सेस, उसके पीछे कितनी उसकी एफर्ट्स या क्या कौन कौन सी चीज़ें लिंक्ड है वो हम नहीं देखते। फिश बोन इसी चीज़ का नाम है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग टूल है जिसमें हम ये देखा जाता है कि एक इवेंट के पीछे और कितनी चीज़ें जुड़ी हैं जो कि उसके रिज़ल्ट का बायस बनी है, ठीक है। तो यानी एक चीज़ के पीछे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसको इस नहज तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इसको फिश बोन कहा जाता है। जैसे अक्सर ये जो मोटिवेशनल पिक्चर्स होती हैं तो उनमें वो एक बड़ी सीढ़ी दिखाई जाती है, तो बहुत से लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये जहाँ पे पहुँच गया जी, वो उसके पीछे की प्रोग्रेस को नहीं देख रहे होते, मेहनत को, स्टेप्स को नहीं देख रहे हो। तो फिश बोन ये कहता है कि हाउ मैनी इवेंट्स आर टाइड, जो कि इस चीज़ के उस चीज़ के रिज़ल्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें प्रोग्राम लर्निंग है, माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेशन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, ई पेडागोजी एंड ऑनलाइन लर्निंग है। प्रोग्राम लर्निंग ये 1900
20 से 30 का जो डिकेड है और फिर 30 से 40 का, इस डिकेड के अंदर ना एक बहस छिड़ी थी। वो बहस ये थी कि कोई ऐसी टीचिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसमें उस्ताद ना हो तब भी बच्चा पढ़ सके। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि पहली मर्तबा B.F. स्किनर ने, अमेरिकन थे ये, तो उसने कंप्यूटर बेस्ड एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम एप्लीकेशन को कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो वो उसने बनाया, वो मशीन बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड था। तो उसने क्या किया, उसमें इंफॉर्मेशन स्लाइड्स की शक्ल में उसमें इंक्लूड कर दी, ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग के अंदर। तो बच्चा एक स्लाइड पढ़ता, उसका सवाल नीचे होता, उसका जवाब देता, फिर अगली स्लाइड आ जाती ऑटोमेटिकली। जैसे गेम्स होती हैं तो उनकी स्टेजेस होती हैं, पहली दूसरी थी, इसी तरह पहली स्लाइड पढ़ ली बच्चे ने, फिर दूसरी आ गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह उसका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो बच्चे ने उधर ही उसको पढ़ना। साफ ज़रा शुरू में सिर्फ टेक्स्ट था, बाकी आजकल तो आपको पता है CAI में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके। तो प्रोग्राम लर्निंग भी इसको कहा जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रेफर टू द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग in which information is presented in a structured sequence usually through written material or computer based program। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के ज़रिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जाती है एक एप्लीकेशन के ज़रिए। इसमें जो टॉपिक है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हर स्लाइड पे, जैसे मैंने ये अभी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, अब इसी को मैं एक एप्लीकेशन बना दूं और उस पर आपको लॉगिन दे दूं कि आप जो है वो एप्लीकेशन पे आके नोट्स मेरे रीड करें, तो ये ही प्रोग्राम लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। द मेथड ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू सिंपल मोर मैनेजेबल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन प्रेजेंटेड इन अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट। अब साफ ज़रा उस वक्त ये एक कहानी शुरू हो गई, इसमें अब टीचर का रोल ख़त्म हो गया। एक दफ़ा प्रोग्राम बना, एप्लीकेशन बन गई, जान छूटी, ठीक है। लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू द मटेरियल एट देयर ओन पेस रिसीविंग इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर रिस्पॉन्स। अब बच्चे अपनी मर्ज़ी से, अपनी, यानी एक बच्चा 5 मिनट ले रहा है, कोई टाइम की पाबंदी, वो 5 मिनट में उस स्लाइड को पढ़े, याद करे, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा 2 मिनट में कर रहा है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसमें जब उससे सवाल होता था ना, तो सवाल का जवाब जैसे ही बच्चा देता था तो फ़ौरी उसको फीडबैक मिल जाता था, क्लिंग क्लिंग, आपका जवाब गलत है, आपका जवाब दुरुस्त है, ठीक है, मतलब ये फीडबैक। तो रिसीविंग इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर रिस्पॉन्स है, तो बच्चों को फ़ौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। ये एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें इंफॉर्मेशन छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में पेश की जाती है, डिस्क्रीट छोटे छोटे यूनिट्स। अब एक स्लाइड जब तक बच्चा कंप्लीट नहीं करता था, उस वक्त जो बनाया गया था स्किनर वाला, तब तक अगली स्लाइड नहीं आती थी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी थी। स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से, जैसे हमने कहा कि अपने पेस के मुताबिक चल सकते थे। तो ये थियरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये उसका प्रोडक्ट था, ये हम पढ़ेंगे आगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियरिज्म की थियरी है, स्किनर ने दी थी। तो इसमें जो प्रोग्रामर है वो बच्चे के रिस्पॉन्स को, लर्निंग को कंट्रोल करता था, ठीक है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल मोस्ट ऑफ which require a response to be made by completing a blank space in the sentence। तो उस वक़्त क्या था, लीत ने कहा कि उस वक़्त ये था कि सवाल के अंदर एक ब्लैंक स्पेस दीजिए। अच्छा, जहाँ उस वक़्त ये नहीं था जैसे आजकल MCQs हैं, तो उस वक़्त जवाब फिल इन द ब्लैंक में लिखना होता था उस स्लाइड से मुतालिक जो सवाल होते थे, ठीक है। लीत ने यही बात की है कि वो फिल इन द ब्लैंक मुकम्मल करनी होती थी, तभी जाके बच्चा जो है वो आगे मूव कर सकता था। तो अब इसमें ना 2 तरह के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए गए। जो पहला प्रोग्राम था ये B.F. स्किनर ने दिया था, लीनियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या था, लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। मेथड्स ऑफ, इसमें जो स्किनर था लीनियर प्रोग्राम इसने दिया। बच्चे को जवाब लिखना होता था, जैसे ये है एग्जाम्पल, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, वी कॉल द लार्जेस्ट क्लास नाउन। अब यहाँ पे ये एक स्लाइड पे ये इन्फॉर्मेशन दी जाती, फिर उसी से मुतालिक ये सवाल एक बना, नाउन्स आर क्लास ऑफ। अब यहाँ पे बच्चे ने ये लिखना था इसका जवाब, वर्ड्स। अगर ये ठीक जवाब देता तो स्लाइड अगली मूव कर जाती, अगर ये गलत जवाब देता तो स्लाइड कहती नो यू आर रॉन्ग, इट इज़ द आंसर इज़ इनकरेक्ट। मतलब उसको फौरी फीडबैक में बच्चे को पता चल जाता था कि भाई मेरा जवाब ये गलत है, ठीक है। लर्नर राइट द आंसर, इट इंक्लूड्स अ स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट।
पॉजिटिव या नेगेटिव उसको रिवॉर्ड को कहा जाता है। फॉर एक्टिविटीज़ प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक कंटिन्यूस ऑर्डर द लर्नर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल बिहेवियर, यानी पहली स्लाइड से शुरू करता था, टू द टर्मिनल बिहेवियर, आखिरी स्लाइड तक एक स्ट्रेट लाइन में। ये मिसाल के तौर पर 5 डिस्क्रीट यूनिट थे, इसको ना फ्रेम, इसने फ्रेम का नाम दिया था स्किनर ने, एक स्लाइड को क्या नाम दिया था, फ्रेम। तो पहले फ्रेम से 5वें फ्रेम तक वो तरतीब में चलता था। ये नहीं हो सकता था कि चौथे से वापस वो दूसरे पे आ जाए, पहले से डायरेक्ट चौथे पे चला जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है जी। तो जब तक वो तीसरा नहीं मुकम्मल करता था चौथा नहीं आता था, चौथा नहीं करता था पांचवा नहीं आता था, और वो पीछे भी नहीं जा सकता था। दूसरा था जी नॉर्मन क्राउडर का, ये बाद में ब्रांच प्रोग्राम या इंट्रिंसिक प्रोग्राम का नाम दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ें ऐड की गई। एक तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर रखे गए वो MCQs रखे गए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थी जो स्किनर का था। दूसरी इसमें जो एडिशन ये की गई कि बच्चा मिसाल के तौर पर पहुंच चुका है ना चौथी स्लाइड पे, तो वो पहली स्लाइड ये पहले फ्रेम को रिपीट करना चाह रहा है, तो इसमें वो था ऑप्शन। ठीक है, ये चौथी से वापसी पहली पे आके फिर जी वो मैंने क्या पढ़ा था, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर आगे ऐसे मूव कर। तो इसको नॉर्मन क्राउडर का प्रोग्राम तो ये ब्रांच था, यानी वापसी बच्चा आ सकता था पिछली स्लाइड पे। ठीक हो गया, ये प्रोग्राम लर्निंग थी। अगर क्वेश्चन जी सर, इसमें अगर रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन तो सर वो स्लाइड फिर आगे हाँ। चलती पीछे चलती, सर क्या होता? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे जहन में ये बात नहीं आ रही थी। इसमें ये होता है कि इसमें जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये जो फ्रेम था ना स्किनर का प्रोग्राम, इसमें है कि तीसरी स्लाइड पे पहुंचा है ना, तो बच्चा पीछे जाकर रिवाइज भी करता या वो जगह पे चला जाता जहाँ पे वो उसका दुरुस्त जवाब मौजूद है, ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या देखा गया, इसमें एक चीज़ नई ये भी ऐड की गई कि जैसे ही बच्चा जवाब गलत करता तो वो सिस्टम फ़ौरन उसको वहाँ उस जगह सर पे, वॉइस आ रही। वो सिस्टम बच्चे को उस जगह ले जाता जहाँ पे उसका दुरुस्त जवाब मौजूद है या जहाँ पे वो टॉपिक मौजूद है। बच्चा दोबारा पढ़ता, फिर उसी सवाल पे आके फिर उसको जो है ना वो हल कर लेता। तो ये 3 जो है ना वो एडिशन की गई क्राउडर के प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। यूँ समझ लें एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस वक़्त ये कंप्यूटर एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो इसने एकदम से इनकलाब बर्पा किया था। ये जो आजकल की मॉडर्न टीचिंग हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है ना इसी के उस पे है, बेस कर रही है। आप जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में एज अ टीचर, एज अ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस ज्वाइन करेंगे, तो हमारा एक इदारा है जिसको हम कहते हैं कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, कायद पंजाब। तो वो आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स देगा उनमें 80% ट्रेनिंग्स प्रोग्राम बेस्ड हैं, LMS बेस। आजकल इसको LMS कहा जाता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया जाता है, मूक्स मूडल का नाम दिया जाता है। हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, सारा कॉन्सेप्ट बच्चों को प्रेजेंट किया जाता था। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, मेरी तरफ से तो हो रही है, आप लोगों को हो रही है शो जी प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम की? अच्छा, इसमें ना यस सर हो रही है। बच्चे की जो कमज़ोरियां हैं, एक्सेप्ट सबसे पहले तो सारा टॉपिक बच्चा देख सकता था कहीं से, उसकी वीक एरियाज़ ये सिस्टम ब्रांच प्रोग्राम डायग्नोज कर लेता था, आइडेंटिफाई कि इस एरिया में बच्चा वीक है, इस एरिया में वीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन, फिर उससे पता चल जाता था कि इस एरिया में वीक है, इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो वो वहाँ उसको ले जाता था जहाँ पे उसका दुरुस्त जवाब मौजूद है, रेमिडिएशन। एडवांटेजेस, अब बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट डेवलप करते हैं, बच्चे ने सवाल खुद ही पढ़ना है, खुद ही जवाब देना है। क्वालिटी एजुकेशन इन जनरल इम्प्रूव होती है। आजकल की जो इसमें प्रोग्राम लर्निंग है उसकी बात अगर करें तो लर्निंग इंटरेस्टिंग गेम की तरह ये थी। अब इसमें बच्चे को चॉइस नहीं थी, यानी एक होता है ना जैसे हम फ्रीडम ऑफ चॉइसेस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं था, वो एक फ़िक्स था। हाँ, ये था कि वो अपनी पेस के मुताबिक कर सकता है, टाइम की पाबंदी नहीं थी। तो ये कुछ स्टूडेंट इसमें जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं वो तो इसमें बेहतर रहे थे, लेकिन दूसरे नहीं। तो टीचर और स्टूडेंट का आपस में कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो वो जो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट है, एथिकल वैल्यूज़ की जो उसकी डेवलपमेंट है ना, वो एलिमेंट रह गया। तो ये टीचर लेस जो है ना वो टीचिंग होती है इसकी प्रोग्राम लर्निंग की। अच्छा, इसके बाद देखें जी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI स्टैंड्स फॉर, ये कई दफ़ा पूछा गया है, ये उसी का मॉडर्न नाम है प्रोग्राम लर्निंग का।
ठीक है, एक सेल्फ लर्निंग टेक्निक है। अब ये वही चीज़ें कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा ऑडियो वीडियो की शक्ल में, पिक्चर्स, अब उसमें ये पिक्चर विजुअल ये चीज़ें नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप कौन सी स्लाइड पढ़ा रहे हैं? ये इधर तो पिछली स्लाइड शो हो रही है। अपना नेटवर्क कोई अच्छा ले लें, कोई हाँ, इधर मेरी हाँ? तरफ से। नहीं अभी सर आ गई है, अभी CAI आ गई। ठीक अच्छा, इधर अजान हो रही टाइम है, लगता है सर ये दूसरा नोट्स अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट। हो रही होगी ना। जी, इसमें हम तो बात कर रहे थे। मिनट का फर्क भी है ना। अच्छा, आप लोगों ने तो सुनना होता है ना जी, मैंने बोलना होता है तो सुनने वाला चले सुनता रहता है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मॉडर्न फॉर्म है किस चीज़ की? प्रोग्राम लर्निंग की। ठीक है, तो मतलब उसमें था कि बच्चे जो है ना वो क्या कर सकते थे, सिर्फ टेक्स्ट रीड कर सकते थे। अब इसमें था कि टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स को, साउंड्स को, वीडियोस को, या वेबसाइट्स को, वेब लिंक्स को, इंसाइक्लोपीडियाज़ को, ये सारी चीज़ें लिंक कर दी गई इसके साथ। इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि ड्रिल, प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन सारी एक्टिविटीज़ करती है। उसमें सिर्फ था टीचिंग, उसमें वो स्लाइड्स होती थी, टीचिंग नहीं होती थी, और लर्निंग होती थी, बच्चे ने सिर्फ सीखना था। अब इसमें बच्चा प्रैक्टिस भी कर सकता है, बच्चा मतलब अब आजकल जैसे आ गया CAI, उसमें AI बेस्ड जो है ना वो टीचिंग है, AI एक्सप्लेन करके दे रहा होता है। अच्छा, इस तरह सिमुलेशन है, तो वो जो हम कहते हैं एनिमेटेड वीडियोज़ भी इसमें आ जाती हैं। तो कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन एक है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहा है। जैसे इस वक्त मैं कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ कि मैं स्लाइड्स डिस्प्ले करने के लिए मैंने कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, आपके नोट्स सेव रखने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए। तो ये इसमें कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि किसी हद तक कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं CMI, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। अब वो चीज़ें जो वहाँ पे नहीं थी यहाँ पे मौजूद है, उनमें ट्यूटोरियल। अब इसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जैसे टीचर टीचिंग कर रहा होता है ना, तो CAI बिल्कुल ऐसे ही, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही टीचर की तरह उस पर एक्सप्लेनेशन भी होती है। ठीक है, अब ये दो तरह की हो सकती है, पहले से रिकॉर्डेड वीडियो हो सकती है, या फिर आजकल जैसे है आर्टिफिशियल। पहले ये ऐसे ही होता था ट्यूटोरियल में, मिसाल के तौर पर मैं एजुकेशन का टीचर हूँ तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी जाएगी CAI पे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़, मिसाल के तौर पर बच्चों ने उसके की पॉइंट्स कंप्यूटर के ऊपर ही लिखने हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तीसरे नंबर पे सिमुलेशन, ये ऐसे सॉफ्टवेयर भी इसमें ऐड किए गए कि जो एनिमेटेड वीडियोज़ जो है ना उसमें उनको दिखाई गई। मिसाल के तौर पर बीज से पौधे बनने का अमल, तो एक कार्टून टाइप वीडियो जो है उनको दिखाई जाएगी एनिमेटेड। उसके बाद है गेम्स, तो इस पे बच्चे गेम्स के भी खेल सकते हैं एट अ टाइम, उसमें गेम्स भी इंक्लूड की गई ताकि बच्चा जब बोर हो तो वो कोई गेम खेल ले, वहाँ भी बच्चे का माइंड यूज़ होता है। डिस्कवरी, तो ऐसी वेबसाइट, ऐसे वेब लिंक्स, बहुत सारी चीज़ें दी गई जहाँ पे बच्चा खुद चीज़ें डिस्कवर करेगा। ठीक है, लार्ज डाटाबेस इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई कि जी ये लिंक्स हैं, ये यूट्यूब है, ये जो है रिसर्च साइट्स हैं, तो किसी भी जगह पे जाके वो क्या कर सकता है, वहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकता है या चीज़ें ऑब्ज़र्व या चेक कर सकता है। लास्ट वन है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम भी दिए गए, वो उसने सॉल्व भी वहाँ पे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं, उसमें नहीं थी प्रोग्राम लर्निंग के अंदर। तो अब इसके एडवांटेजेस, 1-to-1 इंटरेक्शन, एक टीचर एक सिस्टम, तो इसमें मोटिवेशन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फौरी बच्चे को रिस्पांस या फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, सेल्फ पेस है, बच्चा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके चल सकता है। कुछ बच्चे ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं, साफ ज़ाहिर है कि जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते, ओवर यूज़ टेक्नोलॉजी का जो है ये बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। तो हर एक बच्चे के पास जो है ना वो इतनी जो रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो चीज़ें ले, चेक करे, यूज़ करे, पैकेजेस करवाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की शदीद कमी होती है। अब देखिए माइक्रो टीचिंग अगला हमारा एक टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर का लाजमी आएगा, कंफर्म आएगा। ड्वाइट W. एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर थे,
प्रोफेसर थे, ये बैठे हैं 1961 में। इस बंदे ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। आपको पता है कि जो वेस्टर्न दुनिया है उसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? जो प्रैक्टिस में चीज़ें चल रही हैं ना वो तो चल रही हैं, कुछ यूनिक और न्यू और डिफरेंट किया जाए। तो एलन ने इस पे सोचा, उसने कहा कि ये स्पेसिफिकली टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए एक टेक्निक बनाई उसने। किसको? असातिज़ा को ट्रेनिंग करने के देने के लिए उसने एक टेक्निक बनाई, माइक्रो टीचिंग। उसने कहा कि बजाय इसके कि हम 50-60 असातिज़ा को ट्रेन करें, हम क्या करें, ये वाला माहौल बनाएं। एक टीचर 5 से 10 स्टूडेंट, 5 से 10 मिनट में उनको कोई बात समझानी है, छोटी सी समझा दें 5 से 10 मिनट के अंदर। मैक्रो बड़ी चीज़ को कहते हैं, माइक्रो छोटी को कहते हैं। इट इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। एलन ने ये डेफिनेशन दी थी। इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ये सवाल पूछा जा चुका है कि किसने दी थी, ये भी पूछा जा चुका है कि ये कोई टेक्निक है या मेथड है या स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब इसमें 3 काम होते हैं। अब देखें टीचिंग में सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, दूसरा टॉपिक कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक है, छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तीसरी चीज़ जो देखी जाती है वो टाइम देखा जाता है। तो इसमें तीनों चीज़ें कम थी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की बात करें तो 5 से 10 होंगे, टाइम की बात करें तो 5 से 10, टॉपिक सिर्फ एक, या छोटे से 1-2 हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए फिर इसको माइक्रो टीचिंग का नाम दिया गया। तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक विच अलाउ टीचर्स टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड टीचिंग स्किल टू carefully prepared lesson in a planned series of 5 to 10 minutes encounter with a small group of real student teacher थे। कब थी? 1961 में। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस मुल्क में है? अमेरिका के अंदर है। रियल टीचिंग है जो कि फोकस करती है टीचिंग स्किल डेवलपमेंट पे। 5 से 10 स्टूडेंट, 5 से 10 बच्चे, स्मॉल टॉपिक विद फ्यू ऑब्जेक्टिव, 1 टीचिंग स्किल एट अ टाइम, एक स्किल एक वक्त में, फौरी फीडबैक। ठीक है, अभी हम इसका साइकिल देखेंगे। ये साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू इसने एक्सप्लोर की, साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए से इसने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस। इट इज़ अ टेक्निक, इसका फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। मैं को ना 15 मिनट लग से नहीं तो महसूस ना करें हैं। नहीं तो एक सेकंड, एक थोड़ा इंतज़ार करो ना, आज तो ना हो जाओ। जी क्या पूछ रही हैं आप? प्री टेस्ट में क्या कहा गया? सर प्री टेस्ट में मैक्सिमम स्किल्स जो कहा गया है वो 2 पे उन्होंने करेक्ट किया हुआ है। एक वो स्क्रीनशॉट भेजें ज़रा मुझे, मैं इसको चेक करता हूँ, फिर वो दुरुस्त करवाते हैं क्वेश्चन। सर मैंने एक लिख कर बस ठीक है, एक लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। माइक्रो टीचिंग, अब इसका साइकिल जो है ना, इसके 6 स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग आप घर से करके आएंगे, टीचिंग 6 मिनट की आप करेंगे, फीडबैक 6 मिनट का देंगे। अब क्या, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने माइक्रो टीचिंग करनी है तो मैं पहली प्लानिंग पहले ख़ुद करके आऊँगा, फिर मैं 5 से 10 मिनट टाइम था ना, तो 6 मिनट मैंने पढ़ाना है, 6 मिनट मैंने फ़ीडबैक लेना है, 6 मिनट पढ़ाना है, 6 मिनट फ़ीडबैक। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पे मेरे जो टीचर बैठे हैं सामने, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिनकी स्किल डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ, उनकी वो स्किल डेवलप नहीं हुई, उनको नहीं समझ लगी, तो मैं उधर ही बैठ के रीप्लान करूँगा 12 मिनट, फिर दोबारा 6 मिनट पढ़ाऊँगा, फिर दोबारा 6 मिनट फ़ीडबैक लूँगा। तो इस तरह ये 36 मिनट का एक साइकिल होता है जिसमें प्लानिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती। अच्छा, इसमें नॉर्मल क्लास से लेसन्स द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द नॉर्मल क्लास। जब नॉर्मल क्लास में हम वो, जैसे मैं आप देखें कोई 8वां टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक होगा, सेफ़ प्रैक्टिस है, यानी बहुत साफ़ सुथरा और सेफ़ इन्वायरमेंट में साइंटिफिक और मोटिवेशनल इसके जो है ना एस्पेक्ट्स होते हैं। लिमिटेशन क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है, कंटेंट पढ़ाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत नैरो है। ये इसके लिए कम्पिटेंट टीचर चाहिए जो ट्रेनिंग देने वाला हो। ठीक है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एक स्पेसिफिक स्किल बस बाहर से सिखाई जाती है। टाइम कंज्यूमिंग है, मिसाल के तौर पर एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दोबारा समझाया जाएगा, फिर तीसरी मरतबा समझाना पड़ गया तो और मसला है। ये अकेली यही टेक्निक हम जो है ना इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो इसको हम कंट्रोल सिचुएशन में, यानी आइडियल सिचुएशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास हर एक चीज़ दस्तयाब हो। उसके बाद है जी सिमुलेशन मेथड।
आप में से कोई पाकिस्तान मोनूमेंट किसी ने विज़िट किया है, वो जो इस्लामाबाद के अंदर है? शाबाश, जल्दी से बताएंगे, टाइम थोड़ा है यस मेरे। यस सर यस यस सर, सर यस यस सर, सर यस। वहाँ पे सर जो मैं गया 2 मरतबा। कायद आज़म की और गांधी की जो उनके मुजस्मे हैं, वो लगते हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल हैं, दूर से ऐसे लगते हैं यस जैसे सर सच में हैं वो। बिल्कुल यस सर, ये बेसिकली बिल्कुल सर गोल में साबित। इसी को कहते हैं किसी भी सर बिल्कुल ऐसा ही हाँ, किसी एक्चुअल सिचुएशन की। रियल में। अच्छा चलें, आप में से कोई इस्लामाबाद है तो इंशाल्लाह 22 को मुलाकात होगी वहाँ। सिमुलेशन जो है ना, इसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ को इमिटेट करना, रियल चीज़ को। अब जैसे इस इमेज में देखें, ये न्यूज़ एंकर बैठे हैं, इस इमेज में देखें ये बच्ची डॉक्टर बनी हुई है, इस इमेज में देखें ये मुख्तलिफ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पुलिस है, ये पता नहीं क्या है, ये मतलब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है। सिमुलेशन ये, अब जैसे मिसाल के तौर पर करारदाद पाकिस्तान हुई तो टीचर बच्चे से कहता है कि हाँ, टीचर बच्चे से कहता है कि जी ये जो टॉपिक अभी आपने रीड किया ना, इसको सिमुलेट करके, यानी इस पे एक्ट करके दिखाएं, एक्टिंग करके दिखाएं। तो सिमुलेशन इज़ अ इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस इन अ सेफ इन्वायरमेंट। क्लास में सेफ इन्वायरमेंट होता है। अब जैसे देखिए, एमरजेंसी में आपने क्या करना है कि जी अगर कोई टेररिस्ट आ जाता है तो क्या करना है। सिमुलेशन एम्स टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस एज क्लोज टू रियल थिंग एज पॉसिबल। अब जैसे मैंने मोनूमेंट की बात की है, जिसने नहीं देखा वो गूगल करके सर्च कर लेगा पाकिस्तान मोनूमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वर्ड सिमुलेशन का मतलब होता है इमिटेट एग्जैक्टली, पेपर में ये पूछा गया है। इसमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होती है क्योंकि वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें स्किल इज़ यूज बाय द टीचर एंड पीपल इन द क्लासरूम बाय प्लेइंग सम रोल विदाउट एनी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग। इसको कहते हैं विदाउट रिहर्सल, एक्सटेम्पोर, यानी फौरी कर लेना बग़ैर तैयारी के। ये सवाल भी पूछा गया है कि सिमुलेशन जो है ना, क्या इसके लिए तैयारी करनी होती है, यानी पहले नहीं, जो किया फ़ौरन वैसे करके उसको जो पढ़ा करके दिखाना है, ठीक है। इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड दैट सिमुलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रोल प्लेइंग वेयर प्यूपल टीचर डिस्प्ले द स्किल स्पॉन्टेनियसली। जो पढ़ा फौरी तौर पर टीचर और बच्चे मिलकर क्या करेंगे, उसको एक्ट आउट करते हैं। रोल प्ले डेमोंस्ट्रेशन मेथड से थोड़ा मिलता नहीं है सर? डेमोंस्ट्रेशन में तो आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं ना, इसमें तो किसी सिचुएशन को करते हैं। रोल प्ले आप इसमें किसी सोशल ह्यूमन प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। साइको ड्रामा, इसमें आप जो है ना मतलब ये है कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम, किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को इसमें आप शो करते हैं। सोशियो ड्रामा, इसमें सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम को आप जो है ना वो शो करते हैं। और गेम्स, इसमें जो है ना वो बच्चे जो डिफरेंट गेम्स क्लास में परफॉर्म करते हैं, ये सिमुलेशन होती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई थिंक आप लोगों को जो है ना वो पता ही होंगे। इट एक्टिवली इंगेज द लर्नर एक्टिवली इंगेज होता है। क्लासमेट और क्लासमेट के आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन डेवलप होती हैं। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस इसके अंदर डेवलप होता है बच्चों का, ठीक है। वो चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर जो है ना उसको क्या करते हैं, एक्ट आउट करते हैं। लिमिटेशन, तो इसके लिए सावधान है कि टाइम ज़्यादा लगता है और टीचर की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। गुड सिमुलेशन विल बी अ मिरर ऑफ रियल सिचुएशन, यानी एक अच्छी सिमुलेशन वो है जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर हो, एग्जैक्ट कॉपी हो रियल सिचुएशन की। ड्रामा और रोल प्ले, ये जो मेथड है ये हम हिस्ट्री में यूज़ करते हैं। प्ले वे मेथड हेनरी कॉर्डवेल कुक ने दिया था, रोसो भी इसका सपोर्टर था। किंडरगार्टन मेथड फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया था। नर्सरी मेथड मारियम मंटेसरी ने दिया था। ये तीनों जो है ना आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कनेक्टेड क्लासरूम, आपने कनेक्टिविज़म पढ़ा है पीछे, उसका आप में से किसी को अगर याद हो तो ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने बनाई थी 2 साल पहले। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए एक प्रोग्राम चल रहा था। वो प्रोग्राम ये था कि पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के 6ठी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास के बच्चे, उनके टीचर और हमारे टीचर थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस वो कनेक्टेड थे। वो क्लास में कोई एक्टिविटीज़ करवाते तो हमारे बच्चे उनको देखते थे, ये कराते थे तो इनके बच्चे इनकी एक्टिविटीज़ को उनके बच्चे देखते थे। तो इसको ग्लोबल लर्निंग कनेक्टेड क्लासरूम जो कनेक्टिविज़म कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे किसी टूल, डिवाइस या टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपस में उनकी क्लासेस इंटरकनेक्ट होती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ मिसाल के अपनी क्लास को, तो अफ़गानिस्तान में जो बच्चे बैठे हैं वहाँ पे मौजूद एक क्लास के बच्चे वो हमारी टीचिंग को देख रहे हैं, हमारे ग्रुप्स को, ग्रुप एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट को देख रहे हैं।
जैसे हमारे बच्चे करें, फिर वो करेंगे, हमारे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है बच्चों का, कोलैबोरेटिवली एनालाइज करते हैं, एड्रेस करते हैं इसमें वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल है, क्रॉस द बॉर्डर चलते हैं। इन्वायरमेंट का इशू है, माहौल का इशू है, पानी का इशू है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है, इस तरह के मतलब ये है कि पीस है जैसे, तो इस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो ज़ेर बहस आते हैं कनेक्टेड। ये आपने पढ़ा पहले, बस इसकी रिवीजन है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये है जी ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑनलाइन में 1 वे होगा, वर्चुअल के अंदर 2 वे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद है जी क्लास ब्लॉग एंड पॉडकास्टिंग। क्लास ब्लॉग क्या होता है? एक वेबसाइट है जहाँ पे रेगुलरली इंफॉर्मेशन अपडेट की जा रही है। अब मैंने वेबसाइट अपनी बनाई है, आप उसको विज़िट भी कर सकते हैं, जोन ऑफ एजुकेशन PK, तो इससे है लिंक से आप सर्च कर, उसमें आप उसमें मेरे जो एडमिन है उसको मैंने बताया हुआ है कि जो भी नया लेटेस्ट कोई पेपर आएगा तो आपने उस पर अपलोड करना है, तो वो साथ साथ कर रहे हैं। अभी इन प्रोसेस है हमारा काम, अभी उस पर हो रहा है। तो क्लास ब्लॉग इसी तरह एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट है, इंटरेक्टिव है, यानी वहाँ पे आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट भी की जा रही होती है। स्टूडेंट उसको किसी भी वक्त उसको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो रेगुलर एक वेबसाइट जिस पे इंफॉर्मेशन टीचर रेगुलरली अपडेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास ब्लॉग बोलते हैं। पॉडकास्टिंग जो इसका लफ्ज़ी मतलब था या जो इसका पहला कॉन्सेप्ट था वो ये था, ये पुराने वक्तों में जब ये वीडियो चीज़ें नहीं होती थी, ऑडियो चीज़ें होती थी, तो उस वक्त किस्तों की शक्ल में एपिसोडिक सीरीज़ में ऑडियो फाइल्स, ऑडियो कहानियाँ जो है ना रेडियो पे या इस तरह की FM पे ये सुनाई जाती थी, तो उसको पॉडकास्टिंग कहा जाता है। आजकल वीडियो पॉडकास्टिंग भी आम हो चुकी है। बहरहाल इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो सीरीज़ की शक्ल में, जैसे हम लेक्चर 1 2 3 चल रहे हैं, इसी तरह सीरीज़ की शक्ल में जो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, वो अपने सब्सक्राइबर को, अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करें, ये पॉडकास्टिंग कहलाती है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, आजकल ये स्मार्ट पैनल बोर्ड आ चुके हैं, इनको इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड कहते हैं। वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर ये बड़े आजकल डिजिटल वर्जन है मतलब इसका बोर्ड्स का, तो ये इसमें स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकता है, टीचर भी यूज़ कर सकता है जो ऑनलाइन बैठे होते हैं, ठीक है। ये आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, जैसे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ना, इसका भी वाइट बोर्ड है, मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि उस पर टाइम बहुत लगता है, तो यानी उस पर आप भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसके ऊपर कुछ लिख के दें तो आप भी अपने मोबाइल के टच स्क्रीन के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए उस पर जो है ना अपने आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह के वाइट बोर्ड को हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड कहते हैं। ई लर्निंग एंड ई पैडागोजी, ऐसी लर्निंग जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से हो उसको ई लर्निंग कहते हैं। कोई भी लर्निंग जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से हो, ठीक है, किसी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से हो, उस लर्निंग को ई लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लर्निंग है, डिवाइस, टूल, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके ज़रिए जो आपकी लर्निंग होती है ना उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। और वो टीचिंग जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ज़रिए से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए हो, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो, उसको ई पैडागोजी कहा जाता है। ई पैडागोजी यानी टीचिंग जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, और यानी इस वक्त मैं ई पैडागोजी स्टेज पे हूँ और आप जो है ई लर्निंग बेस्ड स्टेज पे हैं, आप सीख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना ई पैडागोजी है, पढ़ना ई लर्निंग है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको कहते हैं मूक्स एंड मूडल्स। तो ये इसकी डिटेल हम आगे शायद कहीं पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर में। तो मूक बेसिकली क्या था कि ऑस्ट्रिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो पहली मरतबा ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि उनकी यूनिवर्सिटी ने ना फ्री कोर्सेज ऑफ़र कर दिए, फ्री डिग्रीज़। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकली नहीं आ सकते थे वो घर बैठे यूनिवर्सिटी से वो डिग्री हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कोर्सेज उन्होंने करवाए उनको मूक्स का नाम दिया, मैसिव ओपन हो, पूरी ऑस्ट्रिया से जो है ना वो लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनको डिस्टेंस का आने जाने का इशू है वो घर बैठे। वो होता क्या था कि क्लास की बैक साइड पे जो है ना वो कैमरे इंस्टॉल थे, टेस्ट भी वो घर बैठ के देते, इम्तिहान भी, लेक्चर भी उधर देते, असाइनमेंट भी घर बैठ के टीचर को भेज देते ऑनलाइन, और टीचर उसको एवेलुएट करके भेजता वापस, इवन कि डिग्री भी उनको घर बैठे मिल गई। इसको कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी एक और शक्ल है मूडल, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट।
तो ये भी उसी से मिलता जुलती एक टर्म है। इसमें भी वैसा ही होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी टेक्नोलॉजी को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं कि क्लासरूम के अंदर ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली और बाकी लोग जो है घर बैठ के उसी टेक्नोलॉजी से को यूज़ करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक काम घर बैठे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं। एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग, जॉन आदम ने एक किताब लिखी थी, उसका टाइटल था एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। ये बुक भी है और टीचिंग मेथड भी है। ये बुक है और ये जॉन आदम है। तो 1910 में ये लिखी गई। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, एक्सपोज करना, किसी चीज़ को इन डिटेल एक्सप्लेन करना, और इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जांपल्स और इमेजेस को यूज़ करना। ठीक है, एक्सपोजिशन क्या है? कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़। किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करना एक्सपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन होगी। और अगर उसके अंदर हम एग्जांपल्स या विजुअल्स को, ठीक है, एग्जांपल्स या एड्स को, विजुअल्स को, डायग्राम, पिक्चर्स को यूज़ कर लेंगे तो वो इलस्ट्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें उसने कहा कि आपकी लैंग्वेज एक्सपोजिशन और इलस्ट्रेशन में कैसी होनी चाहिए। आप नाउन से अननोन वर्ड्स की तरफ जाएं, जो कि हमारा एक मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है। विजुअल्स, चार्ट, पिक्चर्स को यूज़ करें। एनालॉजी यानी रिलेटेड एग्जांपल्स दें बच्चों को। ठीक है, आपकी स्पीड बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग हो। स्पेसिफिक और क्लियर आपकी इंस्ट्रक्शन हो। आवाज़ सारे बच्चों तक जानी चाहिए। स्टूडेंट उस वक्त खामोश हों जब आप बात कर रहे हो, और जब बच्चों की बारी आए तो वो फुल एक्टिव हों। टॉपिक रिपीट करें जहाँ पे ज़रूरत पड़े। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि किसी भी एक प्रोसेस को आप लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने ना इवनिंग स्टार बच्चों को बताना है कि ये मॉर्निंग स्टार ऐसे होता है, इवनिंग स्टार ये होता है। तो हम ना जी बच्चों से कहें कि बेटा आपने इस टाइम से इस टाइम तक सुबह उठ के देखना है कि मॉर्निंग स्टार आपको किस वक्त नज़र आता है, इवनिंग स्टार आपको किस वक्त, आपने उसकी पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने उस पर उसका टाइम बताना है कि पहले दिन किस टाइम आपको नज़र आया, दूसरे दिन। अब ये एक ही बात को हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करवाना चाह रहे हैं। तो जब एक टॉपिक को आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लंबे अरसे के लिए स्टडी करते हैं किसी भी प्रोसेस को, इसको कहते हैं केस स्टडी मेथड। अब इसमें दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि चौथी क्लास का जो बच्चा है ना, उसका जो मैथ में जहन है वो कितना चलता है, और 5वीं क्लास के बच्चे का मैथ में जहन कितना चलता है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम क्या करें, एक चौथी का बच्चा ले लें, एक 5वीं का, उनको टेस्ट दे दें और असेसमेंट कर लें। एक तरीका ये होगा कि हम उस जो चौथी का बच्चा जो चौथी में है उसका चौथी में 2, 3, 4 मरतबा हम जो है ना उसका टेस्ट लें, फिर वही बच्चा अगले साल 5वीं में आए तो फिर उसका टेस्ट ले लें। तो केस स्टडी इसी चीज़ का नाम है। इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ पर्सन, ग्रुप of people or unit which is aimed to generalize over several units। फिर हम इसकी बेस पे कहते हैं कि ये देखें इस बच्चे का जहन ऐसे था तो बाकियों का भी ऐसे होगा। तो इसमें एक ये बेसिकली रिसर्च की एक टेक्निक होती है। तो इसमें क्वालिटेटिव वे में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की लर्निंग टेक्निक भी है जब हम किसी भी प्रॉब्लम्स को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना कैसे फैला, इसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो एक पौधा है जी, ज़्यादा पानी देने से और पानी ना देने से पौधे की उसके ग्रोथ के ऊपर कितना असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर बच्चों को हमने ये सिखाना समझाना है, तो एक पौधे को मुसलसल 3, 4, 5 दिन हम पानी देते ही रहेंगे, आते ही जाते ही पानी देंगे, और एक पौधे को हम पानी नहीं देंगे। ठीक है, अब ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को, अब ये साफ ज़रा एक दिन का काम तो नहीं है, या आधे घंटे में तो नहीं पढ़ाना बच्चे को, इस पे तो हफ्ता या 10 दिन चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस को जिसको हम इंटेंसिवली, इन डेप्थ, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हैं, उसको केस स्टडी मेथड कहा जाता है। ये सिंगल केस भी हो सकता है, मल्टीपल केस भी हो सकते हैं। सिंगल केस से मुराद आप सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, और मल्टीपल से मुराद एक से ज़्यादा को करें। उसके बाद है मैक्रो टीचिंग। ये माइक्रो का उल्ट है। अब इसमें वही बातें जो हमने माइक्रो में की हैं उसके रिवर्स कर दें। वो स्मॉल स्केल थी, ये लार्ज स्केल है। उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 5 से 10 थे, इसमें मोर देन 10 होंगे। उसमें टॉपिक सिर्फ एक था और स्किल डेवलपमेंट थी, इसमें 1 से ज़्यादा टॉपिक्स होंगे। उसमें स्टूडेंट 5 से 10 थे, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। तो इसको ऑडिटरी टीचिंग भी कहा जाता है। ऑडिटरी टीचिंग
ये जो लेक्चर मेथड होता है ये वो भी आप इसकी एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। तो इसमें मतलब लेक्चर फॉर्मेट पे ये होता है, लार्जर लेवल पे होती है ये टीचिंग, ये उसका रिवर्स है जी। सर इसमें भी रीप्लानिंग रीटीचिंग होगी? नहीं नहीं वो नहीं है, वो साइकिल सिर्फ उसी का है, इसमें टाइम कहाँ होगा, रीप्लान ज़रा करें, इसमें तो 40 मिनट आपने पढ़ाना है सिर्फ आते ही, इसमें वो हाँ जी। ड्रिल मेथड, अब देखें आप ना ग्रामर सिखाते हैं बच्चे को ना, उसे कहते हैं कि इस पे ना 4-5 जुमले बना के दो। जमा या तकसीम ज़रब समझाते हैं, माइक ऑफ करें प्लीज़। जमा ज़रब तकसीम पढ़ाते हैं तो फिर ना आप क्या करते हैं, आप बच्चे से कहते हैं कि इसके 4 मज़ीद सवाल वो करके दिखाएं, कोई गेम उसको खिलाते हैं तो भी वो दोबारा उसको 3-4 मरतबा उसको खेले, प्रैक्टिस करें। यानी इसमें बेसिकली हमारा फोकस क्या होता है, रेपिटिशन पे होता है, प्रैक्टिस पे होता है, ताकि बच्चे के अंदर ना वो स्किल डेवलप हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर लैंग्वेज में मैंने टेंसेस की बात की, मैथ के अंदर, म्यूज़िक, आर्ट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो इसमें बच्चा रेपिटिशन करता है ना। ये सवाल कई दफ़ा पेपर में पूछा गया है, लर्निंग थ्रू रेपिटिशन इज़ नाउन एज ड्रिल मेथड, तो ये सवाल पूछा गया। तो इसमें रेपिटिशन के थ्रू बच्चे की लर्निंग होती है, बार बार एक्सरसाइज करता है। कुरान मजीद की एक आयत याद की उसने को 20 मरतबा, फिर उसको दोहराता है, फिर जाकर टीचर को सुनाता है, ये भी ड्रिल मेथड ही है। ठीक है, लास्ट स्लाइड है जी आज के लेक्चर की, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस कहते हैं फेस टू फेस मीटिंग को, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से मुराद ये है टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग। पुराने वक्तों में ये सिर्फ ऑडियो होती थी फ़ोन कॉल के ज़रिए, वॉइस कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस कॉल आपके मोबाइल में अभी भी ऑप्शन होगा, उसमें उस वक्त सिर्फ वॉइस कॉल होती थी, 3-4 लोगों को एक साथ हो जाती थी। ठीक है, यानी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन क्या कहलाता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, ये कॉन्फ्रेंस कहलाता है। और अगर यही कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक बेस हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस, इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ये 3 तरह की हो सकती है। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस, इसमें सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए वो जैसे टेलीफोन के लिए टेलीफोन कॉल यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ऑडियो ब्रिज जो टेलीफोन कॉल को कनेक्ट करता है उसको ऑडियो ब्रिज कहते हैं। अच्छा, इस तरह वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस है, जैसे आजकल स्लाइड नज़र नहीं आ रही सर मुझे, वो स्लाइड अभी जो आपने ये ड्रिल मेथड ही नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस वो होगी जिसमें ऑडियो के साथ वीडियो भी हम कर सके, लेकिन इसमें सिर्फ वीडियो होगी, जैसे टीवी के ऊपर कोई आ जाती है। ठीक है, और तीसरी होती है कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंस, अब उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। आप कोई चार्ट, मैप, कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब लिंक, कोई इंसाइक्लोपीडिया, कुछ भी उस पर दिखा सकते हैं। ये कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो बाकी ये ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये भी सवाल पेपर में पीपीएससी में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो इस तरह लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी इसी चैप्टर में आगे हम डिटेल में, इशू हो रहा है इसी चैप्टर में आगे, नहीं आ रही, इसी चैप्टर ने मूड किया है, सर ने माइक बंद किया हुआ शायद। मैंने नहीं किया, पता नहीं किसी और ने कर दिया होगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि वीडियो में जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आप कर लें, ठीक है, जूम पे कर लें, इसी माइक्रोसॉफ्ट पे कर लें। ये वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में ये होता है कि ऑडियो के साथ वीडियो भी आप भेज सकते हैं। और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप ऑडियो के साथ वीडियो भी, टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का लिंक, कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा सकते हैं उस पर, कोई यूट्यूब दिखा सकते हैं, यानी कुछ भी उस पर पॉसिबल होता है। ये कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ऑडियो में सिर्फ ऑडियो, वीडियो में वीडियो प्लस ऑडियो, कंप्यूटर में जो है ना वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर ऑडियो भी, वीडियो भी, ग्राफ भी, पिक्चर्स भी, मैप्स भी, चार्ट्स भी, हर एक चीज़। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये 3 एब्रीवेशन है। ये भी आपको इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ाएंगे दोबारा, तो ये भी यहाँ पे यूज़ होते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग में। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।